Hello everyone, welcome to BioSecrets. Today we will discuss class 9th biology chapter improvement in food resources. Let's start from food resources. Cereals, wheat, rice, maize, millets and sorghum provides us what? Provides us carbohydrate. Pulses, gram, peas and lentil provides us protein. Oil seed, soybean, groundnut, sesame and castor provides us fat. Vegetables, spices and fruits provides us range of minerals, nucleic acid and vitamins. In addition to these food crops, fodder crops like barsim, oats and Sudan grass are raised as food for the livestock are called as fodder crops. Now come to kharif crop. Kharif crops grow करती हैं rainy season में. In and इसके जो examples हैं that are paddy, सोयाबीन, पिजन पी, मेज ये जून टू अक्टूबर में ग्रो करती हैं. रेबी क्रॉप्स ग्रो करती हैं विंटर सीजन में. इनके एग्जांपल्स है व्हीट, ग्राम, पीज एंड मस्टर्ड एंड दीज क्रॉप्स ग्रोन इन नवंबर टू अप्रैल मंथ्स. नाउ डिफरेंस बिटवीन रेबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप सीजन जून टू अक्टूबर, रेनी सीजन. एग्जाम्पल पैडी, सोयाबीन एंड मेज. रेबी क्रॉप season November to April, winter season. Wheat, gram, peas and mustard. Now come to green revolution. The food supplies are generally as protein, carbohydrates, fat, minerals, nucleic acid and vitamins in all living organisms. सभी living organisms को इन सभी nutrients की requirements होती है. तो इंडियन पॉपुलेशन ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इनॉर्मसली ग्रो करती जा रही है. इसकी वजह से फूड ग्रेन की नीड भी इंक्रीज करती जा रही है, तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए. तो ये सब कैसे हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन की हेल्प से हुआ फूड ग्रेन का प्रोडक्शन. सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस. मतलब कि लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए लोगों ने क्या किया? मिक्स्ड फार्मिंग करनी स्टार्ट कर दी, इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग स्टार्ट कर दी है. मतलब कंबाइन कर दिया है एग्रीकल्चर को लाइव स्टॉक के साथ, पोल्ट्री के साथ, फिशरीज के साथ, बी कीपिंग के साथ. ये सभी चीज़ें एक साथ करनी स्टार्ट कर दी हैं लोगों ने. मेजर जो ग्रुप है एक्टिविटीज़ का इम्प्रूव करने के लिए क्रॉप की ईल्ड को, ईल्ड मतलब होता है पैदावार, तो क्रॉप की ईल्ड को, क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रोड्यूस, उसके लिए लोगों ने क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव किया है, क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया है, क्रॉप के प्रोटेक्शन को इम्प्रूव किया है. तो क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया है? इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन किया. फर्स्ट पॉइंट है इसमें हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसमें जेनेटिकली जो डिसिमिलर प्लांट्स होते हैं उनको आपस में क्रॉस करवाया जाता है, इज ऑल टू गेट हायर यील्ड. ताकि क्या हो? ये सब क्यों कराया जाता है? जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स को आपस में क्रॉस क्यों करवाया जाता है? ताकि यील्ड बढ़े, वैरायटी इंप्रूव हो, क्वालिटी इंप्रूव हो और बायोटिक, एबायोटिक, बायोटिक मीन्स लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग, जितने भी बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस हैं, स्ट्रेस आते हैं, उन सब से क्रॉप रेजिस्ट कर सके, अपने आप को बचा सके, प्रिवेंट कर सके. चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन भी चेंज किया, वाइडर अडेप्टेबिलिटी की, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ इसके टाइप्स हैं कुछ हाइब्रिडाइजेशन के. सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर है इसमें इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन. इसमें अलग अलग वेराइटीज़ की क्रॉप्स को आपस में क्रॉस करवा के हाइब्रिड क्रॉप को प्रोड्यूस करवाया. इंटर स्पेसिफिक, इंटर मीन्स दो के बीच में, ठीक है, दो के बीच में, स्पेसिफिक टू स्पीशीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया. यहाँ पर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में इंटरजेनिक, टू डिफरेंट जेनरा वाली, टू डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाली स्पीशीज़ को आपस में क्रॉस करवाया, हाइब्रिड स्पीशीज़ प्रोड्यूस करवाई उससे. नाउ कम टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. जीएमसी क्या है? ये एक अनदर वे है क्रॉप्स को इम्प्रूव करने का. इसमें क्या किया है? जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया है दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक. वो जीन क्या करेगा? उस क्रॉप के अंदर जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया है, उस जीन से हमारे जो भी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स हमें चाहिए जो क्रॉप के अंदर, वो सभी मिल जाएंगे. ठीक है. नाउ कम टू द क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट. दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस. नाउ first point in crop production improvement is nutrient. 16 elements require होते हैं
क्रॉप्स के ग्रो करने के लिए, और उनको बोलते हैं असेंशियल एलिमेंट्स। वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और भी हैं फॉस्फोरस वगैरह। तो इन सभी एलिमेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनसे क्या होता है, क्रॉप की यील्ड इंक्रीज होती है। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या डिफरेंस है? मैक्रो मीन्स होता है ज़्यादा, माइक्रो मीन्स होता है कम। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में 6 एलिमेंट्स रिक्वायर हैं। ये 6 एलिमेंट्स होते हैं ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनको प्लांट्स को मतलब उनकी लार्जर क्वांटिटी चाहिए होती है। 6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी लार्जर क्वांटिटी चाहिए होती है प्लांट्स को, उनको हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में रखा है। कुछ 7 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी कम क्वांटिटी चाहिए होती है प्लांट्स को, ज़्यादा नहीं चाहिए ये, उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट में रखा है। इनके एग्जाम्पल्स आप लर्न कर लीजिएगा। नाइट्रोजन, phosphorus, calcium, potassium, magnesium, sulfur, these all are macronutrient. Iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum and chlorine all are micronutrient. Now come to manures and fertilizers. Manure prepare किया जाता है animal excreta और plant waste के decomposition से, जिसको हम ह्यूमस भी बोलते हैं। ये डिसाइड करता है सॉइल का टेक्सचर। कंपोस्ट फार्म वेस्ट जो होता है, काउ डंग है, वर्मी कंपोस्ट है, ये सब मैन्योर में इंक्लूड होता है। कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवर्म। कंपोस्ट कैसे बनता है? अर्थवर्म का यूज़ करके, उसको वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। अर्थवर्म से जो कंपोस्ट प्रिपेयर होगा उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। मैन्योर के बारे में हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर कॉमर्शियली प्रोड्यूस किए जाते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट से। एक्सेस फर्टिलाइजर अगर हम डाल देंगे क्रॉप में तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, फिर उस सॉइल के अंदर कोई प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई केमिकल का यूज़ नहीं होता, कोई केमिकल फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया जाता है। कल्चरिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, नीम लीव्स, हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम, ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया जाता है। ठीक है, ये जो मैन्योर है वो तो चीप होते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, और ये रूरल होम्स में, गांव में जो घर होते हैं, वो खेत होते हैं, वहाँ पे ये प्रिपेयर कर लिए जाते हैं। बट जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कॉस्टली होते हैं, ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। मैन्योर तो वॉल्यूमिनस और बल्कि यूज़ किया जाता है, मतलब कि मैन्योर को हम बहुत सारा भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में ये यूज़ किया जाता है। बट फर्टिलाइज़र इज़ कॉम्पैक्ट एंड कंसनट्रेटेड। फर्टिलाइज़र तो मतलब प्रॉपरली इसी के लिए प्रोड्यूस किया गया है ना, क्रॉप्स के लिए, तो ये कम क्वांटिटी में, कम कंसंट्रेशन में यूज़ होता है। मैन्योर इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट, हैंडल। मैन्योर कन्वीनियंट रहता है, स्टोर भी कहीं भी कर सकते हैं उसको, ट्रांसपोर्ट करने में ईजी रहेगा, और हैंडल वो ईजीली हो जाता है। बट जो फर्टिलाइज़र है इट इज़ ईजी टू स्टोर, वो ईजी होता है, ये इनकन्वीनियंट होता है। ये जो होता है ना मैन्योर, दैट इज़ इनकन्वीनियंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल, ये आसानी से स्टोर, ट्रांसपोर्ट और हैंडल नहीं हो सकता। बट जो फर्टिलाइज़र है वो इजीली स्टोर किया जा सकता है, आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बॉटल्स, केन्स वगैरह होती हैं उनकी, और आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं। मैन्योर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है, ये न्यूट्रिएंट के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो गई है सॉइल में तो हमने वो डाला, वो प्लांट को मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मैन्योर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइज़र है ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, और ये प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिकली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। मैन्योर ऐड ग्रेट ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर ऐड करते हैं बहुत सारा ह्यूमस मिट्टी में। ठीक है, एंड जो फर्टिलाइजर्स हैं डज नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, ये ऐड नहीं करते ह्यूमस सॉइल में। इरिगेशन है इसमें थर्ड पॉइंट। इंडिया हैज़ वेराइटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई करना, वाटर प्रोवाइड करना क्रॉप फील्ड को। इंडिया में बहुत सारी वेराइटीज़ के वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे वेल्स है, कैनाल्स है, रिवर लिफ्ट सिस्टम, टैंक्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेडिंग मैनेजमेंट, ये सभी सिस्टम हैं इंडिया में, ताकि ग्राउंड वाटर को इंक्रीज़ किया जा सके, उसके लेवल को बढ़ाया जा सके, ग्राउंड वाटर लेवल को, और चेक किया जाए द वाटर फ्लोइंग अवे टू द सी, प्लानिंग टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। क्रॉपिंग पैटर्न। अब ये क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? इसमें 3 क्रॉपिंग पैटर्न गिवन है यहाँ पर। मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड क्रॉपिंग में 2 और मोर क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है साइमल्टेनियसली, एक साथ सेम पीस ऑफ लैंड पर।
ठीक है, जैसे व्हीट प्लस ग्राम को ग्रो करा दिया, व्हीट के साथ मस्टर्ड दोनों एक साथ ग्रो करा दिए, व्हीट के साथ ग्राम को ग्राउंडनट के साथ सनफ्लावर को ग्रो करा दिया। तो ये मिक्स्ड करके क्रॉपिंग करवाई जाती है। इंटर क्रॉपिंग मीन्स टू और मोर क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ डेफिनेट पैटर्न में। डेफिनेट पैटर्न में ग्रो करवाया जाता है इंटर क्रॉपिंग को। जैसे यहाँ पे हमने मेज़ की क्रॉपिंग करवा दी, फिर इसके बाद सोयाबीन लगा दिया, फिर से मेज़ लगा दिया, फिर सोयाबीन लगा दिया, इस तरीके से इंटर क्रॉपिंग होती है। ठीक है, सोयाबीन और मेज़ के साथ हो सकती है, बाजरा काउपी के साथ हो सकती है। क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, एक लैंड पर प्री प्लान्ड सक्सेशन किया जाता है कि पहले ये वाली क्रॉप, फिर ये वाली क्रॉप, फिर ये वाली क्रॉप, ऐसे ही मतलब सेम सीजन में हम कई क्रॉप्स को ग्रो करवा लेते हैं। 2 or 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर। एक साल में 2-3 बार हमने क्रॉप को ग्रो करवा लिया है, अलग अलग क्रॉप को ग्रो करवाया है अपॉन द ड्यूरेशन पर बेस्ड। मिक्स्ड क्रॉपिंग एक टाइप का इंश्योरेंस है अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप। मिक्स्ड क्रॉपिंग करवाई है तो अगर ये हमने 3 टाइप्स की अलग अलग क्रॉप्स को अगर हमने ग्रो करवाया है, तो एक अगर क्रॉप फेल भी हो गई है तो इन सब क्रॉप से हमारी जो भी नीड है वो पूरी हो जाएगी। अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप, एक क्रॉप के फेलियर का एक तरीके से इंश्योरेंस है ये मिक्स्ड क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में कुछ रोज ऑफ वन ऑफ क्रॉप अल्टरनेट विद इन अ फ्यू रोज ऑफ सेकेंड क्रॉप, क्रॉप्स आर सिलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। ये मैंने बताया ना, रोज में क्रॉप्स ग्रो कराई जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, इंटर क्रॉपिंग में एक रो फर्स्ट क्रॉप की, सेकंड दूसरी क्रॉप की, थर्ड दूसरी क्रॉप की, इस तरीके से ये ग्रो करवा दी जाती हैं क्रॉप्स रोज में। क्रॉप्स को सेलेक्ट किया जाता है जैसे उनकी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्रॉप्स को सेलेक्ट किया जाता है। दिस इंश्योर्स द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अप्लाइड एंड प्रिवेंट्स पेस्ट एंड डिजीज स्प्रेडिंग इन द क्रॉप फील्ड। इससे क्या होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स उस क्रॉप फील्ड की जो सॉइल है वहाँ से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की सप्लाई हो सके। ठीक है, और पेस्ट से बचाया जा सके क्रॉप को, डिजीज स्प्रेड ना होने दें क्रॉप फील्ड में। इसके बाद देखिए क्रॉप रोटेशन में अवेलेबिलिटी होती है मॉइस्चर इरिगेशन फैसिलिटीज़ की, ये डिसाइड करती है द चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी cultivated. Now crop protection improvement and crop protection management. Field crops are infested by large number of weeds, insect pests, diseases and storage of grains. फील्ड क्रॉप में इन्फेक्शन हो जाता है वीड्स का। वीड्स क्या होती हैं? वीड्स है अनवांटेड प्लांट, जैसे घास फूस आ जाती है वो है वीड्स। इंसेक्ट पेस्ट वही कीड़े मकोड़े जो आ जाते हैं क्रॉप को खराब करने। डिजीज हो जाती है कई बार क्रॉप्स को, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को स्टोर करने की कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सब का कैसे प्रोटेक्शन में इम्प्रूवमेंट किया गया, क्रॉप के प्रोटेक्शन में कैसे इम्प्रूव किया गया। ठीक है, तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द क्रॉप फील्ड। सबसे पहले वीड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीड्स जो है वो अनवांटेड प्लांट्स हैं क्रॉप फील्ड की, ऐसे प्लांट्स हैं क्रॉप फील्ड में जो हमें नहीं चाहिए। वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स तो वीड्स ही ले लेंगे। तो जो हमने क्रॉप को ग्रो करवाया है उसको कैसे मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स जब वीड्स ही ले लेंगे सारे न्यूट्रिएंट्स? सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो वीड्स ले लेती है और जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ को रिड्यूस कर देती है। एग्जाम्पल है वीड्स के ज़ैंथियम एंड पार्थेनियम। रिमूवल ऑफ वीड्स एट अर्ली स्टेज इज रिकमेंडेड, स्प्रे वीडीसाइड। वीड्स को अर्ली स्टेज में, शुरुआती स्टेज में ही उसको रिमूव कर दिया जाता है, ये रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि उसको पहले से मतलब स्टार्टिंग में ही उसको हटा देना चाहिए वीड्स को, और वीडीसाइड्स को स्प्रे कर देना चाहिए अगर वीड्स हो रही हैं तो। इसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट इज नॉइसेंस इन द क्रॉप फील्ड।
इंसेक्ट पेस्ट तो मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉप फील्ड में नुकसान पहुंचा देते हैं। इंसेक्ट पेस्ट अफेक्ट करते हैं क्रॉप की हेल्थ को और उसकी ईल्ड को भी कम कर देते हैं। एग्जाम्पल है कैटरपिलर एंड ड्रैगन फ्लाई इंसेक्ट पेस्ट का। तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स को स्प्रेड कर देते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह का स्प्रेड किया जाता है। अब देखिए डिजीज हो जाती है जो पैथोजन, पैथोजन मतलब क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। डिजीज को करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पैथोजन बोला जाता है। तो क्रॉप फील्ड में कई बार डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स डिजीज कर देते हैं, ठीक है। डिजीजेज अल्टर द फिजियोलॉजी एंड ऑफ क्रॉप्स एंड रिड्यूस द ईल्ड। जो फिजियोलॉजी है क्रॉप की वो ही पूरी खराब कर देती है डिजीज, और उसकी ईल्ड को भी कम कर देती है। एग्जाम्पल कौन कर देता है, ये कौन है पैथोजन, क्या होते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं। तो इनके लिए क्या किया जाता है, इनके लिए केमिकल्स को स्प्रेड किया जाता है टू किल पैथोजन। ओके, नाउ come to the storage of grain. Different factors are responsible for storage of grain. Different factors reduce कर देते हैं stored grains की क्वालिटी को। कुछ तो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे इंसेक्ट हैं, रोडेंट्स हैं, फंजाई हैं, ये सब लिविंग फैक्टर्स हैं जो मतलब स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो है मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस होते हैं जो गोदाम वगैरह होते हैं जहाँ पे मतलब क्रॉप्स वगैरह को स्टोर किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है ग्रेन्स का, ठीक है। क्रॉप्स का नहीं, ग्रेन्स का जहाँ पर स्टोरेज किया जाता है, वेयर हाउस का, वहाँ पर सिस्टमेटिक मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। अब देख लीजिए एनिमल हस्बेंड्री, ये साइंटिफिक मैथड है एनिमल लाइव स्टॉक का। इसमें फीडिंग, ब्रीडिंग, डिजीज कंट्रोल सभी कुछ इन्वॉल्व है, ठीक है। एनिमल बेस्ड फार्मिंग में क्या क्या है, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग एंड बी कीपिंग, ठीक। तो इसका पर्पस क्या है, जो कैटल फार्मिंग है उसका क्या पर्पस है, मिल्क एनिमल्स एंड ड्रॉट लेबर, ड्रॉट एनिमल्स इन एग्रीकल्चर। कैटल फार्मिंग का पर्पस समझ में आया, मिल्क एंड ड्रॉट लेबर इन एग्रीकल्चर, क्रॉस ब्रीडिंग टू गेट डिजायर्ड क्वालिटीज, एग्जॉटिक। पहले देखिए सबका पर्पस देख लेते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग का क्या पर्पस है, इससे हमें क्या चाहिए, मीट चाहिए, चिकन चाहिए, एग प्रोडक्शन चाहिए। फिश फार्मिंग से क्या चाहिए, चीप सोर्स है ये एनिमल प्रोटीन का, ठीक है। फिश फार्मिंग से चीप सोर्स है ये मतलब एनिमल प्रोटीन का। फिश प्रोडक्शन इज एक्वाकल्चर, ग्रोइंग ऑफ मैरीन फिशेस इज कॉल्ड मैरीकल्चर। फिश का प्रोडक्शन एक्वाकल्चर में आता है, मैरीन फिशेस का प्रोडक्शन, उसका ग्रोइंग, उनकी ग्रोइंग क्या कहलाती है, मैरीकल्चर। बी कीपिंग, बी कीपिंग से क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए, हनी चाहिए, वैक्स चाहिए, मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए एडिशनल इनकम भी होती है इसको फार्मर से, मतलब इससे फार्मर को एडिशनल इनकम भी होती है, ठीक है। अब देखिए क्रॉस ब्रीडिंग टू गेट डिज़ायर्ड क्वालिटीज। डिज़ायर्ड क्वालिटी, हमारी जो डिज़ायर्ड मीन्स जो हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, वो सारी क्वालिटी की डिज़ायर्ड क्वालिटी चाहिए। इसके अलावा जो एग्जॉटिक क्वालिटी है लैक्टेशन की, इंडिजिनस ब्रीड्स की क्वालिटी ऑफ डिजीज रेसिस्टेंट, कैसी क्वालिटी चाहिए हमें, एग्जॉटिक क्वालिटी चाहिए। लैक्टेशन, लैक्टेशन मीन्स मिल्क प्रोडक्शन जो होता है ना उसको बोलते हैं लैक्टेशन। तो मतलब अच्छी क्वालिटी का मिल्क प्रोड्यूस करना चाहिए उसको, जो एनिमल है उसको, और डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको कोई बीमारी वगैरह हो रही हो, ठीक है। नेक्स्ट इज पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग से क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जॉटिक और इंडिजिनस ब्रीड चाहिए होती है। नेक्स्ट इज फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग में बोथ एग्जॉटिक एंड इंडिजिनस फिशेस यूज होती हैं। बी कीपिंग में एग्जॉटिक हाई हनी कलेक्शन होता है, हाई कलेक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए उनकी, स्टिंग लेस होने चाहिए वो, और इंडिजिनस बीज यहाँ पर यूज होती हैं। डिजायरेबल मेंटेनेंस, सबसे पहले डिजायरेबल मेंटेनेंस है कैटल फार्मिंग का, तो गुड वेंटिलेशन होना चाहिए शेड में, रफेज उनको प्रॉपर मिलना चाहिए, प्रॉपर कंसंट्रेशन में, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट एंड स्किन डिजीजेज, वैक्सीनेशन उनका प्रॉपर होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पोल्ट्री फार्मिंग में डिजायरेबल मेंटेनेंस क्या है, गुड वेंटिलेशन इन शेड्स, रफेज कंसंट्रेट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट एंड स्किन डिजीजेज, वैक्सीनेशन, ये दोनों सेम है मतलब।
नेक्स्ट इज फिश फार्मिंग एंड बी कीपिंग. फिश फार्मिंग में लोकेटिंग लार्ज स्कूल ऑफ फिश, यूज ऑफ सैटेलाइट एंड इको साउंड इन कंपोजिट फिश कल्चर, सीड इज वाइल्ड mixed with other species, hormonal stimulation to bring desired quality in fish production. और बी कीपिंग में वैल्यू और क्वालिटी डिपेंड करती है अपॉन द पैस्ट्रेज और द फ्लावर्स, जो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं उन बीज के लिए. फॉर द टेस्ट ऑफ हनी के लिए अच्छे फ्लावर्स मिलने चाहिए, उसको अच्छा नेक्टर मिलेगा तभी तो अच्छा हनी होगा, टेस्टफुल हनी होगा. एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड, जर्सी, ब्राउन स्विस लोकल ब्रीड है, ये रैट सिंथियन साहिवाल काउ होती है ना, ये कैटल फार्मिंग की क्या है, एग्जॉटिक ब्रीड है. लेगॉर्न इंडिजिनस ब्रीड है. असील फ्रेश वाटर जो मैक्रो बैक्टीरियम एंड मैरीन पीनस, प्रॉन्स, फ्रेश वाटर फिशेज, मैरीन फिशेज, बॉम्बे टक, सार्डिन्स, कॉमन फिश. ठीक है. अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें बी कीपिंग में, एपिस सेरन. ये आपको वैसे लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस इसमें ये वाली एक तो साहिवाल काउ, इंडिजिनस ब्रीड, असील, लेगहॉर्न लर्न करना है. ठीक है. और फिशेस में ये सार्डिन्स लर्न कर लीजिए, यहाँ फ्लोरी लर्न कर लीजिए. ठीक है. Now this chapter completes here. If my videos are helpful for you, then please like, share and subscribe this channel. Next video में हम next chapter discuss करेंगे. Okay, thank you so much.